ये वीडियो पोटेंशियल डिफरेंस पे है। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें एक हमें चीज हमेशा समझ में आनी चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सपोज हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, इस डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है ए और बी हमारे दो पॉइंट्स हैं, और यहां पे एक हमने चार्ज रखा है Q, ठीक है। तो इफ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, तो उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उन दो पॉइंट्स के बीच में, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। पहले एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या डेफिनेशन होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए। मतलब कि मैं अगर पॉइंट बी पे मेरा चार्ज पहले पड़ा हुआ है, मैं उसको उठा के ए तक ले जाऊं तो उसमें कुछ वर्क हम करते हैं। वो जितना भी हमने वर्क किया उसको अगर हम डिवाइड करें, जितना हमने चार्ज मूव किया है, तो उससे हमारा आता है पोटेंशियल, ठीक है। तो दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल फिर डिफरेंस होगा दैट वुड बी इक्वल टू जितना हमने वर्क किया है डिवाइडेड बाय जितना हमने चार्ज मूव किया था। तो ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की। अब इसका क्या सेंस बनता है, क्या इसका लॉजिक है इसके पीछे, वो हम थोड़ा सा समझेंगे। अच्छा, इसको ऐसे समझो कि सपोज हमारे पास एक पॉइंट था Q, यहां पे ये पॉइंट दिख रहा होगा Q हमारा एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है। Q एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है एंड वो B के पास पड़ा हुआ है। सपोज हमें उसको मूव करना है फ्रॉम B टू A। यहां पे एक एरो दिख रही होगी रेड कलर की, मैं इसको मूव करना चाहता हूं B से A की तरफ, ठीक है। और मैं देख सकता हूं कि A के आसपास जितने भी चार्जेस हैं वो सारे भी नेगेटिव हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, A के आसपास जो फील्ड है वो भी नेगेटिव है, और Q भी नेगेटिव चार्ज था मेरा, ठीक है। सपोज Q इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल और A के पास भी फील्ड नेगेटिव है, और मैं इसको A के पास ही ले जाना चाहता हूं, तो मैं Q को कुछ उसकी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट मूव कर रहा हूं। तो जब भी मैं किसी चीज को, या इस केस में मैं एक चार्ज को उसकी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट मूव कर रहा हूं, वो एक नेगेटिव चार्ज था, उसकी नेचुरल टेंडेंसी थी पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाने की, लेकिन मैं उसको ताकत लगा के, सपोज मेरे पास एक ये नेगेटिव चार्ज है और इधर एक नेगेटिव फील्ड है, ठीक है। मैं इस नेगेटिव चार्ज को इस नेगेटिव फील्ड में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे ना कुछ इस पे वर्क करना पड़ेगा। ये अपने आप इधर नहीं जाएगा, ये अपने आप एक पॉजिटिव अगर फील्ड होती तब जाता। तो जब भी ये अपनी नेगेटिव नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट मूव करेगा Q, तो मुझे इस पे कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस जो ये इलेक्ट्रिसिटी वाला है, इसको मैं ग्रेविटी से थोड़ा सा ना लिंक करने की एक एनालॉजी डिस्कस करूंगा। तो सपोज एक मेरे पास ये एक बॉडी है, ये इधर पड़ी हुई है, ठीक है। मान लो ये जमीन पे पड़ी है, मैं इसको उठाकर ऊपर ले जा रहा हूं, ठीक है। तो पहले जब ये जमीन पे थी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, और मैं इसको अगर h हाइट पे ले गया तो अब इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई विच इज इक्वल टू mgh, ठीक है। इसमें ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई, क्योंकि ये अपनी जो इसकी नेचुरल टेंडेंसी है इस ऑब्जेक्ट की, वो ये है कि जमीन पे पड़ा रहे, लेकिन मैं इसकी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट मैं इसको उठा के ऊपर ले गया, ठीक है। तो इस पे कुछ वर्क किया गया है और इसको उस वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आई है जो कि mgh है। तो पहले इसका पोटेंशियल यहां पे 0 था, अब इसको कुछ ये हायर पोटेंशियल पे है और पोटेंशियल इसका mgh है,
ठीक है, अगर सपोज मैं इस ऑब्जेक्ट को छोड़ देता हूं, ठीक है, यहां पे ऑब्जेक्ट था तो ये पहले हाई पोटेंशियल पे था जब ये ऊपर इधर है, अगर मैं इसको छोड़ा तो ये नीचे चला गया, यहां पे इसकी पोटेंशियल 0 है, ऊपर इसका पोटेंशियल mgh है। तो मैं ये देख सकता हूं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं दे मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल नेचुरली। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ दोगे तो पहले वो हाई पोटेंशियल पे अगर था तो वो लो पोटेंशियल पे आ जाता है नेचुरली, ठीक। लेकिन सपोज मेरे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि पहले 0 पोटेंशियल पे था, अगर मुझे इसको हाई पोटेंशियल पे लाना है, mgh पे लाना है, ठीक है, पहले 0 था और हाइट h पे लाया मैं तो mgh इसका पोटेंशियल हो गया है, तो मैं इसका पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा हूं, उसके लिए कुछ मुझे वर्क करना पड़ता है, ठीक है, मुझे कुछ ताकत लगा के इसको ऐसे ऊपर उठाना पड़ता है, ठीक है, तो कुछ वर्क करके हम इसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लाते हैं। सिमिलरली अगर मुझे कोई लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल किसी ऑब्जेक्ट को ले जाना है अगेंस्ट इट्स नेचुरल टेंडेंसी, ठीक है, ये भी अपनी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट ही जाता है ना, जब ये नीचे से ऊपर जाता है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है जमीन पे पड़ा है उसको मैं हाइट h पे ले जाता हूं तो वो अपनी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट जाता है। उसी तरह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो एक ऑब्जेक्ट लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाता है अगर वो अपनी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, तभी उसमें ना कुछ पोटेंशियल आता है। और पोटेंशियल वैसे भी समझ लो कोई भी चीज होती है उसमें पोटेंशियल तभी आता है जब वो अपनी नेचुरल टेंडेंसी के ना अगेंस्ट जाती है। जैसे स्प्रिंग का एक एग्जांपल ले लो, स्प्रिंग मान लो पहले इतनी उसकी लेंथ थी, सपोज ये मेरी एक स्प्रिंग है, ठीक है, मैं इसको मान लो खींच के ना इसको लंबा कर देता हूं तो तुमने पढ़ा होगा कि इसमें ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, ठीक है, हाफ के x², इसको मैं ऐसे करके खींचता हूं, ठीक है, तो उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। वो क्यों आई? क्योंकि इसकी नेचुरल टेंडेंसी थी जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है उतने पे ही रहे, लेकिन अगर मैंने इसको खींच के लंबा कर दिया तो इसकी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट इसको ले जा रहा हूं ना, मैं खींच रहा हूं, तो इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, इसमें कुछ पोटेंशियल आ जाता है। कोई भी चीज अपनी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट काम करता है तब उसमें कुछ पोटेंशियल आता है। जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो आराम से सोते रहें, ठीक है, आराम से बिस्तर पे पड़े रहें, टीवी देखें या टाइम पास करें, कुछ भी वीडियोस देखते रहें। अगर वो अपनी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट उठ के कुछ काम करें, मान लो वो अपने लैपटॉप पे फिर वो दिन भर पढ़ना स्टार्ट कर दिया या वो होमवर्क कर रहे हैं या दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो अपनी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट कुछ काम कर रहे होते हैं, तब उनमें कुछ पोटेंशियल आता है उस बच्चे में कि वो कुछ अच्छा कर सकेगा आगे। तो ऐसा पोटेंशियल डेवलप करने के लिए तुम्हें भी, स्टूडेंट को भी अपनी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट जाकर खूब पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी पोटेंशियल आता है। सिमिलरली ग्रेविटी और मैंने स्प्रिंग का एग्जांपल दिया, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अगर अपनी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट चार्ज मूव करता है तब उसमें कुछ पोटेंशियल आता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? हमने अभी डिस्कस किया कि ग्रेविटी में तो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट मूव करो तो उसमें कुछ पोटेंशियल आता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई चार्ज को अगर मैं मूव करूं अगेंस्ट इट्स नेचुरल टेंडेंसी तो उसमें भी एक पोटेंशियल आ जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम थोड़ा सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से समझने की कोशिश करेंगे। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है किसी भी चीज का, वो हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी अपॉन m, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय m। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जो है, जो हम एक्चुअल पोटेंशियल की फिर बात करते हैं अपने उसमें या क्वेश्चंस में, वो हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी अपॉन Q, ठीक है। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है उसमें? वो ऐसे आती है कि उसमें कुछ वर्क डन हमें करना पड़ता है जब भी उसको उसकी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट मूव करते हैं हम, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें आई है वो वर्क डन के बराबर होती है, ठीक है, डिवाइडेड बाय Q। तो इस तरह से वो हमारी डेफिनेशन आई थी ना,
पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू, वो यहां से डेफिनेशन आती है। ये उसका लॉजिक है वो डेफिनेशन का। अच्छा, पोटेंशियल हमने डिस्कस किया अभी तक कि पोटेंशियल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो उसमें कुछ पोटेंशियल आ जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये समझना बहुत आसान है। फिर से यही डायग्राम देखेंगे। हमने माना था Q एक नेगेटिव चार्ज है और इसको हम ले जा रहे हैं, ये पहले पॉइंट B पे पड़ा हुआ था, ठीक है, B के एकदम पास में था। हम इस चार्ज को Q को उठाकर पॉइंट A तक ले जाएंगे, ठीक है, और A के पास भी पूरी नेगेटिव फील्ड है, ठीक है। तो कुछ हम वर्क डन हमें करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, कुछ वर्क करना पड़ेगा, तभी तो हम इसको इसकी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट मूव करा पा रहे हैं। तो पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल है वो हायर होगा एज कंपेयर टू पॉइंट बी, ठीक है। जब भी हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम कोई भी दो पॉइंट्स की बात कर रहे होते हैं। सपोज अगर मेरे पास कोई मेरा ऑब्जेक्ट जमीन पे पड़ा हुआ था, जमीन पे उसका पोटेंशियल 0 था, अगर मैं उसको ले आया एक पॉइंट ए पे जिसकी हाइट ग्राउंड से h है, तो वो जो दो पॉइंट्स हैं उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो mgh होता है। सिमिलरली अगर मैं करंट की बात करूं यहां पे या फिर एक दो पॉइंट्स की बात करूं इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल की बात कर रहे होते हैं। तो अगर पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज 0 और हम इसको मूव करते हैं चार्ज को टूवर्ड्स ए, तो जो वर्क डन हम करेंगे उसकी वजह से पॉइंट ए पे कुछ पोटेंशियल आएगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आएगी उस पर, जिसको हम क्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पोटेंशियल आ जाएगा। तो देयरफॉर जितना पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू जितना हमने वर्क किया बी से ए तक लाने में इस चार्ज को डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो दैट इज जो हमने वर्क किया है टोटल, दिस इज इक्वल टू V, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय Q। अच्छा, फ्लो ऑफ चार्ज अगला हमारा छोटा सा एक सब टॉपिक है। इसमें इसको ऐसे मानेंगे हम कि हमारी दो स्फीयर्स हैं यहां पे, एक स्फीयर है P, दूसरा स्फीयर है N। P मेरा पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, N मेरा नेगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, और मुझे मूव करना है। सपोज यहां पे ना एक चार्ज दिख रहा होगा प्लस बना हुआ है, इस मुझे यूनिट चार्ज को मूव करना है फ्रॉम B टू A, ठीक है। A दिख रहा होगा यहां पे इस डायग्राम में कि A स्फीयर P के पास में, तो स्फीयर P पॉजिटिव है, ये मतलब कि जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है मैं B से A की तरफ ले जा रहा हूं, ये अपनी नेचुरल टेंडेंसी के ना अगेंस्ट मूव कर रहा है ये पॉजिटिव चार्ज। तो अगर सपोज मैं मान लूं कि पॉइंट B पर मेरा पोटेंशियल 0 है, ठीक। अगर पॉइंट B पे पोटेंशियल 0 है, मैं अगर यहां पे लिख देता हूं पॉइंट B पे पोटेंशियल 0, यहां पे मैंने लिखा पॉइंट B पे पोटेंशियल इज 0, तो जो मेरा पॉइंट A होगा उधर कुछ पॉजिटिव आएगी वैल्यू पोटेंशियल की। क्यों? क्योंकि मैं इस पॉजिटिव चार्ज को उसकी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट मूव करा के पॉइंट A तक ले जा रहा हूं। तो B पे पोटेंशियल 0 था, A पे कुछ पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगी, सपोज इसकी हो गई सपोज 7 मान ली मैंने, ठीक है, A पे 7 हो गई, तो A और B में पोटेंशियल डिफरेंस पहली बात 7 आ गया, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी मान लो 8 हो सकता है। तो A will have a higher potential than B, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं एक पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव फील्ड की तरफ ले जा रहा हूं जो कि इसकी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट है, तो उस पॉइंट A पर हायर पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो इससे मैं क्या देख सकता हूं कि पॉइंट A का पोटेंशियल B से ज्यादा है, ये तो एक चीज। दूसरी चीज जो यहां पे मेंशन है वो ये है कि हम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी जो होती है ना, उसको हम कन्वेंशनली मानते हैं कि उसका हायर पोटेंशियल है देन अ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी ना, यहां पे स्फीयर P है,
तो स्फीयर P हम मानेंगे हैज अ हायर पोटेंशियल देन स्फीयर N। ठीक है, ये कन्वेंशन है, हम इसको ऐसा मानते हैं और फिर इस ऐसा मान के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक, ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैं इसको प्रूफ नहीं कर सकता कि इसका हायर होता है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम अर्थ पे मानते हैं ना कि कोई चीज अर्थ पे पड़ी है, जीरो है, और इसको हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है, तो कोई चीज अगर अर्थ से ऊपर जाती है तो हम उसको कन्वेंशन मानते हैं कि ये हायर पोटेंशियल पे है। अब उसी तरह से इसमें भी हम मानते हैं, कन्वेंशन है हमारा कि कोई चीज अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी से हायर पोटेंशियल पे है। अच्छा, y इज अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एट अ हायर पोटेंशियल। अच्छा, इसका वैसे कन्वेंशन हमने माना है, तो वो कन्वेंशन क्यों मानते हैं हम? क्योंकि हम कंसिडर करते हैं फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक सर्किट भी जब पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, तो जो करंट का फ्लो मानते हैं हम, करंट जो हमारा फ्लो करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हम मानते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज की क्या टेंडेंसी होती है? पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी होती है फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी टू नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से नेगेटिवली चार्ज बॉडी की तरफ मूव करना चाहेगा। सिंपल सी बात है, यही एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की टेंडेंसी होगी। ठीक, तो इससे हम क्या चीज इन्फर कर सकते हैं, क्या हमारा कंक्लूजन हो सकता है कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हायर पोटेंशियल पे रही होगी, तभी वो हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है हायर से लोअर पोटेंशियल पे मूव किया है। ठीक है, तो उसका मतलब कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी लोअर पोटेंशियल पे मानेंगे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हायर पोटेंशियल पे मानेंगे। अच्छा, फिर से वही फ्लो ऑफ चार्ज का हमारा डायग्राम है। वही हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, एक हमारा P है, दूसरा हमारा N है। P फॉर पॉजिटिव, P पॉजिटिव चार्ज हमने माना है स्फीयर, और जो स्फीयर N है उसको नेगेटिवली चार्ज मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज है हमारा, ठीक है, बिटवीन दीज टू स्फीयर्स। इसकी नेचुरल टेंडेंसी तो होगी टू मूव टुवर्ड्स N, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करना चाहेगा। ठीक है, और इसी की जैसे अगर मान लो एक मेरा नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कोई होता तो वो P की तरफ मूव करना चाहता। ठीक है, तो इससे हमने क्या सीखा कि कोई भी पॉजिटिव फ्री पॉजिटिव चार्ज है हमारा, क्योंकि वो नेगेटिव बॉडी की तरफ जाना चाहता है, तो हम बोलते हैं कि फ्री पॉजिटिव चार्ज मूव्स टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में करंट की बात करते हैं तो हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को बोलते हैं उसे। तो जो हमारा करंट है इट मूव्स टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल, और अगर हमारा एक फ्री नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरफ मूव करता है तो इट हैज अ हायर पोटेंशियल। ठीक है, सॉरी, इट मूव्स टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज मूव्स टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल और पॉजिटिव चार्ज मूव्स टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। अगला एक छोटा सा ये इसको समझने की कोशिश करो। अब हमने क्या किया, सपोज मेरे पास दो स्फीयर्स हैं, एक स्फीयर P, एक स्फीयर N, और P पॉजिटिवली चार्ज है, N मेरा नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है। ठीक है, P को हम मान लेंगे कि वो हायर पोटेंशियल पे है, क्योंकि ये कन्वेंशन है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हायर पोटेंशियल पे मानते हैं। N जो स्फीयर है वो लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक, तो अगर मैं ये दो स्फीयर्स को, सपोज मैंने ना इनको ज्वाइन कर दिया यूजिंग अ वायर, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नेगेटिवली चार्ज स्फीयर से स्फीयर P पे। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर P पे। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ना फ्लो होता है, और ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे N से P की तरफ। ठीक है, इसमें हम आराम से एक एरो बना के दिखा सकते हैं, N से P की तरफ, फ्रॉम N टू P इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, और कुछ देर बाद ये जो फ्लो ऑफ चार्जेस है ना वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये फ्लो ऑफ चार्जेस स्टॉप हो गया तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी बंद हो जाएगा। अगर ये दोनों फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप हो गया
तो दोनों जो स्फीयर्स हैं इनका इक्वल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, दोनों सपोज दोनों 0 0 पे आ जाएंगे। मान लो पहले एक ये -10 इसका चार्ज था, दूसरे पे +10 चार्ज था, तो थोड़ी देर बाद दोनों 0 0 पे आ जाएंगे। अब चार्ज फ्लो करना बंद हो जाएगा। ठीक, तो दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाएगा। तो हम इससे ये देख सकते हैं कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी चार्जेस फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों बॉडी इक्वली चार्ज हैं तो दोनों का इक्वल पोटेंशियल होगा और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं दोनों बॉडीज में। तो अगर दोनों में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो ही नहीं सकता, तो चार्जेस फ्लो करना बंद कर देंगे। अगर चार्जेस फ्लो करना बंद कर दिए तो करंट भी फ्लो करना बंद हो जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं एक कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उसमें हम सेल लगाते हैं, तो सेल का कुछ काम होगा तभी तो उसको लगाते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं कि सेल कैसे काम करता है, क्या काम करता है। हमने भी देखा कि अगर मैं कोई भी 2 चार्ज्ड स्फीयर्स लगाऊं, उनको उससे इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे एक से दूसरी तरफ मूव करते हैं और बहुत जल्दी विद इन नो टाइम दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस ना इक्वल टू 0 हो जाता है। मतलब कि दोनों बैलेंस हो जाते हैं, इक्वल दोनों में चार्ज आ जाता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0 आ गया तो अब इनमें ना चार्जेस फ्लो करने बंद कर देंगे। ठीक है, चार्ज फ्लो नहीं करेगा, मतलब करंट फ्लो करना बंद हो गया। अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो फिर हमारा कुछ आगे काम ही नहीं बनेगा। ठीक है, बल्ब जलाना है, बल्ब नहीं जलेगा, फ्रिज हमारा चलना बंद हो जाएगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती। तो एक सेल में क्या होता है, सेल क्या काम करता है कि वो किसी भी सर्किट में एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किए रहता है। ठीक है, तो एक सेल का क्या रोल होता है कि सेल के अंदर सेल लगाने से हमने देखा ना तुरंत पोटेंशियल डिफरेंस 2 चार्ज स्फीयर में 0 हो जाता है। सेल में ऐसा नहीं होता। सेल मेरा एक लंबा सा होता है। ठीक है, उस सेल में एक एंड होता है मेरा पॉजिटिव एंड, दूसरा एंड होता है नेगेटिव एंड। तो जितने भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव एंड, सपोज मेरा है ना ये एक सेल है, इधर ये मेरा नेगेटिव एंड है, इधर मेरा ये पॉजिटिव एंड है। तो जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं ये इधर आके इकट्ठा हो जाते हैं, अक्यूमुलेट हो जाते हैं नेगेटिव चार्जेस। इस साइड सारे पॉजिटिव चार्जेस आके अक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपस में सेल के अंदर मूव नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहां पे मैं इनको ना एक वायर से अगर जोड़ दूं, ठीक है, तो मेरा करंट पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि करंट हम मानते हैं फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो अगर मान लो ये सेल का पॉजिटिव एंड है, ये सेल का नेगेटिव एंड है, और मैंने एक सेल लिया है सपोज 12 वोल्ट का, ठीक है, 12 वोल्ट का अगर मैंने सेल लिया है, तो इसमें वायर से ऐसे करंट फ्लो करेगा और करता ही रहेगा जब तक वो 2 महीने 3 महीने तक मेरा सेल उसमें लाइफ है। ठीक है, कुछ टाइम बाद सेल की भी लाइफ खत्म हो जाती है, तो फिर हम उसकी जगह दूसरा सेल लगाते हैं। बट पॉइंट बीइंग, एक सेल का काम ये होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कि वो एक पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंटली मेंटेन किए रहता है। अच्छा, सेल को दिखाने का हमारा ये सिंबल होता है, 2 हम साथ साथ लाइंस बनाते हैं। एक लंबी इसकी डंडी होती है और एक छोटी डंडी होती है। जो लंबी वाली डंडी होती है, द लॉन्गर लाइन डिनोट्स पॉजिटिव एंड ऑफ द सेल, और जो हमारी स्मॉलर लाइन है इट डिनोट्स नेगेटिव एंड ऑफ द सेल। ठीक है, तो thus a cell provides constant potential difference in a circuit। अच्छा, इसमें किसी भी सेल में एक उसका मेटेलिक कैप होता है जो कि पॉजिटिव एंड होता है, और दूसरा उसका होता है फ्लैट मेटेलिक प्लेट। ठीक है, वो उसका नेगेटिव एंड होता है। तो ये अगर मैं डायग्राम दिखाऊं तुम्हें एक पूरे सर्किट का, इसमें क्या है कि नीचे ना तुम्हें ए और बी पॉइंट्स दिख रहे होंगे, वहां पे हमारा ये सेल बना हुआ है। ठीक है, एक बड़ा सा सेल दिख रहा है, उसका एक जो मेटेलिक कैप है, ठीक है, मेटेलिक कैप ए के पास में ये दिख रही होगी मेटेलिक कैप, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और जो दूसरा फ्लैट मेरा एंड है वो प्लेट, वो नेगेटिवली चार्ज मानते हैं हम। ठीक है, तो जो हमारा ए पॉइंट है, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो वो हम मानते हैं हायर पोटेंशियल पे। मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हम
हायर पोटेंशियल पे मानते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है उसको लोअर पोटेंशियल पे मानते हैं। तो इसी तरह एक सेल में जो हमारा ए है वो पॉजिटिवली चार्ज, वो हमारा हायर पोटेंशियल पे मानेंगे हम क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, और बी को 0 पे मानेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार लिख लेता हूं। सपोज अगर मैंने लगाई 6 वोल्ट की बैटरी, तो ए पे जो पोटेंशियल होगा वो मैं मानूंगा +6। ठीक है, ए पे पोटेंशियल है +6 और बी पे जो पोटेंशियल है वो होगा 0। ठीक, तो जब भी मैं कोई सेल की बात करता हूं उसका जो पॉजिटिव एंड होता है उसको मैं मानता हूं कुछ भी, जैसे +6 मान लिया। अगर 12 वोल्ट की बैटरी होती तो +12, और जो नेगेटिव वाला एंड होता है मेरे सेल का, वहां पे मैं पोटेंशियल मानता हूं 0। इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो करते हैं फ्रॉम बी टू सी टू ए। इस सर्किट में अगर देखो पॉइंट सी ऊपर सर्किट में कहीं बना हुआ है, तो मेरा जो यहां पे ब्लू कलर का दिख रहा होगा, ब्लू कलर की एरोज बनी हुई हैं सर्किट के अंदर। ठीक है, यहां पे ये ब्लू कलर की एरोज बनी हुई हैं, तो ये तुम्हें इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखा रही है। इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली फ्लो करेगा बी से, बी पे सारे नेगेटिव पार्टिकल्स जमा थे, वो ए की तरफ थ्रू द सर्किट मूव करेंगे। ठीक है, और किसी भी सेल के अंदर ना दुनिया भर के केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स का काम होता है कि वो एक एंड पे सारे नेगेटिव पार्टिकल्स को जमा कर दे, दूसरे एंड पे सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स को जमा करे। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम बी टू सी टू ए। ठीक है, और वो जब एक बार ए पे आ जाएंगे उसके बाद सेल के जो भी केमिकल्स होते हैं, सेल में जो भी टेक्नोलॉजी होती है, वो फिर उन नेगेटिव पार्टिकल्स को ए से बी पे वापस से डायरेक्ट कर देता है। तो इस तरह से एक सेल काम करता है और करंट फ्लो कराता है इन द सर्किट। अच्छा, इसमें ये डायरेक्शन ऑफ करंट भी एक दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है और एरो बना रखी है डॉटेड लाइन से ब्लैक कलर की, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट हम देख सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर एंटी क्लॉकवाइज है और डायरेक्शन ऑफ करंट तुम्हारा क्लॉकवाइज है, दैट इज ए से सी टू बी। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस ए पे थे ना, तो करंट की हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस का मतलब करंट का फ्लो, वो ए से पहले सी जाएगा फिर बी जाएगा, ये फ्लो ऑफ करंट है। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अच्छा, ये भी तुम्हें समझ में आना चाहिए, जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से उल्टा रहता है। ठीक है, तो करंट एक वायर में पॉजिटिव जो टर्मिनल है सेल का, उधर से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल पे मूव करता है। इसके बाद एक छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आता है। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। करंट इज इक्वल टू जितना चार्ज मूव कर रहा है पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो चार्ज मेरा हो गया Q/T टाइम, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। एक ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, चाहो तो इसको पॉज करके वीडियो सॉल्व कर सकते हो। ये बोल ये रहा है, हमें करंट दे रखा है 2 एम्पियर और टाइम दे रखा है 10 मिनट। हमसे पूछ रहा है कि चार्ज कितना फ्लो करेगा, तो इसमें हमने वही फॉर्मूला लगा दिया, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, और टाइम जो है 10 मिनट से रखा है, इसको मैं सेकेंड्स में चेंज कर लूंगा। 2 एम्पियर करंट मल्टीप्लाइड बाय 600 सेकेंड्स, तो जितना चार्ज है दैट वुड बी इक्वल टू 1200 कूलम। ये एक और एग्जांपल है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। ये भी सिंपल है क्वेश्चन। इसमें हमें गिवन होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम।
ठीक है। अच्छा, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो हमारे पास ना टोटल चार्ज आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सपोज एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है +5 एक इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना आएगा? +45, ठीक है। ये बस ऐसे ही बोला, वैसे ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो किसी एक पार्टिकल पे मान लो अगर +3 चार्ज है, तो ऐसे अगर 8 मैंने पार्टिकल्स ले लिए तो +24 चार्ज हो जाएगा। तो इसका यही मतलब हुआ, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उससे मेरा टोटल चार्ज आ जाएगा। तो मैंने यहां पे मान लिया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को x और इसको मल्टीप्लाई कर दिया चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन से, तो दैट वुड बी इक्वल टू द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज मेरा 1 कूलम्ब है। इसको मैं सॉल्व करके मेरा ये आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है, बोर्ड्स में डायरेक्टली आ जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अच्छा, एक ये क्वेश्चन, एक हमारा चाहो तो इसको पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो खुद से, नहीं तो मैं बताता हूं। एक नेगेटिव चार्ज है हमारा, ठीक है। वो पहले पॉइंट ए पे था, हमने इसको जैसे ही छोड़ा ये लाइन ए बी के अलोंग मूव कर गया, ठीक है। पॉइंट ए पे था और जैसे ही हमने नेगेटिव चार्ज को छोड़ा पॉइंट बी की तरफ मूव किया, ऑब्वियसली क्योंकि इसमें दिया हुआ है ना इट मूव्स अलोंग लाइन ए बी, तो मतलब पॉइंट ए से छोड़ के लाइन ए बी के अलोंग मूव कर रहा है, मतलब कि ये पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा है। द पोटेंशियल एट पॉइंट ए बता रखा है 15 वोल्ट, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि पॉइंट बी पे क्या पोटेंशियल हो सकता है। तो ऑप्शन ए है इट कुड बी मे बी 10 वोल्ट, ठीक है। याद रखो ए पे 15 वोल्ट था, तो बी पे पूछ रहा है। ऑप्शन बी है मे बी 15 वोल्ट। थर्ड ऑप्शन है मे बी 20 वोल्ट और डी है मस्ट बी 15 वोल्ट। अच्छा, इसमें एक चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि जैसे ही मैंने चार्ज को छोड़ा वो मूव करने लग गया, और अगर वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो दो पॉइंट्स में ए और बी में, तभी तो चार्ज मूव किया। हम लोग तब से डिस्कस किए हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जब भी होता है तो ही चार्ज मूव करता है। तो इस केस में मैं तुरंत आंख बंद करके बी और डी ऑप्शन जो हैं उनको रूल आउट कर सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि अगर बी पे भी पोटेंशियल 15 हो गया और ए पे भी 15 है तो चार्ज मूव करेगा ही नहीं, ठीक है। चार्ज को मूव करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। अच्छा, तो ऑप्शन ए बच गया मेरा और ऑप्शन सी बच गया। बी और डी डेफिनेटली रॉन्ग है, ठीक है, नॉनसेंस है बी और डी। अच्छा, एक नेगेटिव चार्ज जो होता है ना मेरा, उसकी टेंडेंसी होती है नेगेटिव बॉडी से पॉजिटिव बॉडी की तरफ मूव करने की, ठीक है। और हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि एक नेगेटिव बॉडी लोअर पोटेंशियल पे होती है, पॉजिटिव बॉडी हायर पोटेंशियल पे होती है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज मूव करता है टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल। तो पहले ये 15 वोल्ट पे था और अब ये और हायर पोटेंशियल पे ही मूव करेगा। तो इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल एट पॉइंट बी था वो 15 से ज्यादा होना चाहिए। तो इट में बी 20 वोल्ट, हो सकता है 40 वोल्ट हो सकता है 18 वोल्ट हो सकता है 30 वोल्ट हो, लेकिन जो भी हो 15 से ज्यादा ही होगा। 15 वोल्ट से तो ज्यादा पोटेंशियल होगा एट पॉइंट बी, ठीक है, ये तो पक्की बात है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका ये यहां पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, चाहो तो इसको रीड कर सकते हो।